Okay, good morning. This is Akash Srivastava here from the fourth episode of Vice City Talk. और आज का जो सेशन है उसमें हमारे साथ हैं मिस्टर दानिश खान सर, जिन्होंने अभी रिसेंटली यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो दानिश सर, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप सर? मैं बढ़िया हूँ। और कैसा फील कर रहे हैं इस समय आप दैट यू हैव क्लियर्ड यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन? सो हाउ डू यू फील राइट नाउ? एक अच्छी फीलिंग होती है। रिजल्ट आने के बाद एक अच्छी फीलिंग होती है जब आप अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखते हैं। तो इसको आप वर्ड में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस फीलिंग को। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो सर, जैसा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दे ऑल आर सीइंग यू, दे ऑल आर वाचिंग यू। तो वो सभी स्टूडेंट्स आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी बेसिक डिटेल्स, लाइक फ्रॉम वेयर डिड यू डू योर 10th और 12th? आकाश जी, मैंने अपनी हाई स्कूल का एग्जामिनेशन हाई स्कूल कंप्लीट किया केपी हिंदू इंटर कॉलेज से, और 12th भी वहीं से सेम कॉलेज से कंप्लीट किया था जो कि प्रतापगढ़ में है। ओके। उसके बाद से मैंने मेरठ का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके। वहां से मैंने 2014 में अपनी इंजीनियरिंग खत्म की। जी। और उसके बाद से जस्ट आफ्टर फिनिशिंग माय इंजीनियरिंग आई हैव ज्वाइंड जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा एज ए लेक्चरर। ओके। और उसके वहां पे फिर मैं अपनी टीचिंग करता रहा डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में। ओके। और उसके बाद तो सर, व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? एक्चुअली जब मैंने जीएलए यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था तो मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं थी। और मैंने स्टूडेंट को पढ़ा के टीचिंग करके धीरे धीरे अपना कंसेप्ट बिल्डअप किया। ओके। और प्रिपरेशन में उस वक्त ही कर रहा था। एग्जाम्स भी दिए थे मैंने एक दो, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन फुल फ्लेज नहीं हो पाई थी। और 2-3 साल 4 साल वहां पढ़ाने के बाद जब मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई अच्छे से, तो मेरा ये एग्जाम निकला है। ओके। तो आपने यूपीपीएससी ए का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी आपको देख रहे हैं, तो आप उनको बताइए कि आपके क्या स्कोर थे। मेरा 492 रिटर्न में मार्क्स था। ओके। और 42 मार्क्स मेरे इंटरव्यू में आए हैं। 492 आउट ऑफ 750 और 42 मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिले थे। ऑल राइट। यस। तो सर, आप जैसा कि अभी आपने बताया कि जीएलए यूनिवर्सिटी में आप एज ए लेक्चरर पढ़ा रहे थे, तो व्हाई यू डिसाइडेड टू कम इनटू दिस सर्विस लाइक गवर्नमेंट जॉब? जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मेरा जब से मैंने जीएलए यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था तब से मेरा हमेशा से ये मन था कि मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में अपनी सर्विसेज दूंगा। बिल्कुल। जब मैंने इंजीनियरिंग खत्म की थी तो मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था प्राइवेट सेक्टर में, बट मैंने उसको ज्वाइन भी नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था वहां जाना। और फिर मैंने टीचिंग करता रहा मैं, और टीचिंग के जरिए मैंने अपना कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप किया जीएलए यूनिवर्सिटी से। ओके। और एग्जाम देता था, मैंने 1-2 एग्जाम भी पहले दिए, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल। जब आपकी एक बार पूरी प्रिपरेशन हो जाती है तभी सिलेक्शन आपका होगा। जी जी। उसके पहले आपको कई सारे फेलियर्स भी मिल सकते हैं, बिल्कुल। बट उसमें घबराना नहीं होता है, आपको लगे रहना पड़ता है। ओके। तो सर, जितने भी एस्पिरेंट्स जो भी आपको देख रहे हैं, तो वो जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो भी कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो उनकी स्ट्रैटेजी जानने के इच्छुक होते हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, उनकी सक्सेस के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी। उस स्ट्रैटेजी को वो जानना चाहेंगे जिससे कि आगे चलकर वो भी कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करें, कोई भी एग्जाम क्लियर करें। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? जी, किसी भी चीज को सर सक्सेस पाने के लिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर और भी जिंदगी में कई सारी चीजें आती हैं,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज हार्ड वर्क होती है। बिल्कुल और हार्ड वर्क हमारा तब आता है जब हम उस चीज को पाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो आपको सबसे पहले लाइफ में प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है कि हमको लाइफ में करना क्या है। और बिल्कुल। एक बार अगर आप वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमको करना क्या है, तो उस फील्ड में आपका दिया हुआ एफर्ट वो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगता है। ओके। आजकल के जो सिनेरियो थोड़ा सा चल रहा है, मैं ऐसा देखता हूँ या मैंने देखा भी है कि बहुत लोग किसी चीज को दूसरों को देख के ज्यादा फॉलो करते हैं कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये कर लेना चाहिए क्योंकि वो ऐसा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें उनको क्या होता है, परेशानी होती है इस बात की कि जब वो तैयारी करते हैं या जब वो उस काम में अपनी मेहनत देते हैं तो हम्म। उनको वो पेन मिलता है। बिल्कुल और वो पेन आपको तब नहीं मिलेगा जब आप उस चीज को बहुत अच्छे से चाहते हो। तो वो जो प्रिपरेशन होती है वो आपकी एक बन जाती है। तो मेरा आजकल के एस्पिरेंट्स से या स्टूडेंट से सिर्फ इतना कहना है कि प्रिपरेशन के लिए हार्ड वर्क रखें। और प्रिपरेशन करने का तरीका जो है अब सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें अब नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एज कम्पेयर टू द सेट जो पैटर्न होता था पहले पूछे जाते थे, उससे हटकर पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने टीचिंग की है तो मैं बुक्स ज्यादा प्रेफर करता था और उसका मुझे बहुत फायदा भी मिला है। ओके। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो छूट जाते हैं, जो हमें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या किसी और मटेरियल में प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, जो हमें बुक से मिलते हैं। बिल्कुल तो अगर हमें वक्त मिलता है, अगर हमें वक्त मिले तो हमें बुक जरूर प्रेफर करनी चाहिए। उससे आप और चीज और स्टूडेंट से, वो लोग जो किसी पर्टिकुलर बुक को या कंसेप्ट को नहीं फॉलो करते हैं, उनसे थोड़ा सा आप एज ले सकते हैं इस चीज में। ओके। तो और आपने। ये आने वाले दिनों में, जी जी बताइए। यस, आने वाले दिनों में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस नए तरीके से पूछे जाएंगे अब, बिल्कुल बिल्कुल या वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। बिल्कुल। आजकल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बोला गया है कि अब हार्ड वर्क तो करना ही करना है, साथ में आपको स्मार्टली वर्क भी करना है। तो सर आपने कौन कौन से सोर्सेज यूज किए थे, मींस बुक्स वगैरह आपने कौन सी यूज की थी अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग? देखिए, मैंने तैयारी जो अभी स्टार्ट की, अब पढ़ना स्टार्ट किया, पहले तो मैंने बुक से स्टार्ट किया। और मैंने शुरुआत में हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर की थी, उनको मैं पढ़ता था। ओके। और उनको पढ़ने से मेरा एक नुकसान भी हुआ है और फायदा भी हुआ ओके। है। ये थोड़ा सा ऑड लगेगा। नुकसान ये हुआ है कि मेरे को एग्जाम निकालने के लिए टाइम लगा, 2-3 साल का वक्त लग गया। बिल्कुल लेकिन फायदा ये होता है कि वो चीजें एक बार अगर आपने क्लियर कर ली पढ़कर, तो आप जो है इस करंट सिनेरियो में जो अब चल रहा है, जिसमें सेट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, डाइवर्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें आपको जरूर फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको वक्त मिलता है तो आप जरूर किताबें पढ़ें। एक अच्छी बुक, स्टैंडर्ड बुक हर सब्जेक्ट की आती हैं, ऑलमोस्ट सबको पता होता है। उस किताब को उठाएं और उससे पढ़ें। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो आपको आगे बहुत आसानी होगी। ओके। तो मॉक टेस्ट का आपके एग्जाम में क्या रोल था? आपने तो खैर आप जी, यू मॉक हैव टेस्ट। आप तो खैर टीचर थे जीएलए यूनिवर्सिटी में, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है मथुरा में। और मेरे कुछ भाई लोग हैं जो कि जीएलए यूनिवर्सिटी में आपसे पढ़े हैं, और काफी तारीफ करते हैं आपकी, दैट यू आर अ गुड टीचर। इवन जितने भी वहां पर टीचर्स थे, और भी सारे जितने भी टीचर्स थे, तो मेरे जो भाई हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो बोलते थे दैट दानिश सर इज द बेस्ट टीचर। तो खैर आप तो पढ़ाते पढ़ाते आपकी इतनी प्रैक्टिस बन गई होगी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहेंगे कि मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आकाश जी, मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है।
बिना मैं शुरुआत में जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था तो मैं पढ़ता जरूर था, लेकिन मैं ज्यादा टेस्ट वगैरह पे फोकस नहीं करता था। ओके। और बाद में ये चीजें मुझे रियलाइज भी हुई कि ऐसा नहीं होता है, आप कितना भी किसी चीज को पढ़ लें, अगर आप अपनी गेजिंग नहीं करेंगे तो ओके। आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। और गेजिंग बिल्कुल। करने के लिए टेस्ट देना जरूरी है। बिल्कुल। वो एक टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करना है, वो एक एग्जाम में टाइम प्रेशर इतना होता है, तो उस टाइम प्रेशर को इससे कैसे हैंडल करना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मॉक टेस्ट से ही दूर होती हैं। तो आपने भी मॉक टेस्ट वगैरह दिया था कि? जी, मैंने 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ओके। 2 टेस्ट सीरीज तो बहुत ही फेमस हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता होती हैं। एक आईएएस मास्टर की टेस्ट सीरीज और एक मेडिजी की टेस्ट सीरीज। ओके। और इसके साथ एक टेस्ट सीरीज है, वन ऑफ माय फ्रेंड, द नेम ऑफ दैट इज आशीष वर्मा है। एक उनका एक छोटा सा चैनल है, उस पे उन्होंने उसी वक्त कुछ टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। ओके। उस टेस्ट सीरीज को भी मैंने ज्वाइन किया था। तो मैंने टोटल 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी अलग अलग जगह से। ओके। और इन तीनों से मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता था अपने। ओके। तो दानिश सर, एक बात ये बताइए कि जैसे जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि एक टेक तो सेक्शन रहता है, एक जो नॉन टेक सेक्शन रहता है, नॉन टेक्निकल पार्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं और जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, तो ये नॉन टेक के सेक्शन को कैसे मैनेज करता है, किस तरीके से हैंडल करता है नॉन टेक के सेक्शन को? आपने किस तरीके से नॉन टेक के सेक्शन को मैनेज किया, कौन कौन से सोर्सेज यूज किए? ये सब हमारे जितने भी एक्सपीरियंस देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको बताइए। देखिए, नॉन टेक सेक्शन एज लेने के लिए आपको बहुत जरूरी है। हमारे स्पेशली यूपीपीएससी के एग्जाम में नॉन टेक का पोर्शन उतना ज्यादा नहीं है, या फिर उसका वेटेज हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा है। ओके। हमारे यहाँ बहुत लोग का, मोस्टली लोगों के जो सिलेक्शन हुए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकली ही होते हैं। ओके। बट स्टिल नॉन टेक का रोल वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको एज लेना होता है और लोगों से ऊपर जाना होता है, या आपको टॉप रैंक लानी होती है। ओके। तो हमारे यूपीपीएससी में जैसे कि आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडीज के, जिसमें से करंट अफेयर्स और जीएस दोनों उसमें होता है। तो और खासकर ये पेपर जो की तैयारी जो मैंने की थी वो यूपी पीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीएससी का एग्जाम होता है उसको बेस बना के की थी। ओके। मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लास्ट 20 साल के जो पीसीएस में पूछे गए पेपर थे, प्रीवियस ईयर्स पेपर। उन हाँ प्रीवियस ईयर पेपर, उनको मैंने पढ़ा था और एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग की थी। मैं ओके। उनके, यस, मैं उन क्वेश्चन को पढ़ता था और फिर उनसे देखता था कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन किस टॉपिक पे ज्यादा जोर दे रहा है, ओके। और फिर वापस उसके बारे में थ्योरी पढ़ता था आगे कहीं पे। ओके। तो ये थोड़ा मेरा मेथड ये था। और 20 साल के पेपर जब मैंने सॉल्व किए, उसको सॉल्व करने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन भी देखे या उसके बारे में उसका बैकग्राउंड भी पता किया, तो ये हो गया था कि इतना करने के बाद आपका एक बेस बन जाता है, खासकर पॉलिटिक्स में या फिर आपका ज्योग्राफी में, और आपका तीसरा जो होता है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में। तो यहाँ ये चीजें आपकी वहां से हो जाती हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा बहुत मेहनत की जरूरत नहीं रहती है, बस आप आधे घंटे या 15 मिनट भी देख लीजिए आपके आसपास क्या चल रहा है कंट्री में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी जीएस सेक्शन को तैयार करने के लिए, फिर नॉन टेक पार्ट को तैयार करने के लिए सोशल मीडिया का भी यूज किया था आपने? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया का यूज जरूरी था क्योंकि वो आपको कम वक्त में ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल होते हैं, या यूट्यूब पे बहुत लोग करंट अफेयर की चीजें कुछ ना कुछ डालते हैं। तो आधे घंटे या 15 मिनट भी अगर आप डेली उनको देख लेते हैं, ज्यादा नहीं टाइम देना है उसमें, ओके। और देखकर आप खुद से एनालाइज कर लीजिए। जरूरी नहीं आप सिर्फ उनका क्वेश्चन ही पढ़िए, आप आपको न्यूज पता चल जाती है कि उस चीज में चल क्या रहा है। तो आपको कंटेंट लेना जरूरी होता है, फिर आप उसको कहीं से भी और जगह से भी स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का रोल इम्पोर्टेंट यहाँ पे बिल्कुल रहता है, क्योंकि आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं रहता है, या कोई मैगजीन पढ़ने का टाइम नहीं है, खासकर इस एग्जाम के लिए जो यूपीपीएससी यही है। जी इसके जी। लिए आप न्यूज़पेपर या मैगजीन को प्रेफर करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जी।
तो आपको बस यूट्यूब पे जो भी चैनल्स हैं, जैसे अन अकेडमी हो गया, या बहुत सारे फेमस चैनल्स हैं, मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं कहूंगा, जी जी। करंट अफेयर्स के लिए आप वहां से बिल्कुल देख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है आपको। ओके सर, आप प्लीज जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप बताइए कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है और कौन सी रैंक आपको मिली है। जी, मुझे यूपी पीडब्ल्यूडी अलॉट हुआ है, जो यूपी वह का पब्लिक डिपार्टमेंट। वर्क्स डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। यस। और इस डिपार्टमेंट में मुझे 48th रैंक मिली है। ओके, बहुत बढ़िया। तो सर, आपको मान लीजिए अगर और आगे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उसको ग्रैब करना पसंद करेंगे कि आप यूपीपीएससी ए एग्जामिनेशन जिसको आपने क्वालिफाई किया है, या फिर आगे कुछ और भी बड़ा करने की वो है। नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। करंटली मैं सिविल सर्विसेज की तरीके से नहीं हूँ, बट मैं तो मेरे ख्याल से मेरे लिए करंटली बस इतना है। और शायद एक आपने सुना होगा, इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज के जी भी कुछ न्यूज़ चल रही हैं कि शायद वो कभी आएगा, या आई डोंट नो कब आएगा उसका नोटिफिकेशन। जी। तो अगर वो आता है तो मैं उसमें भी जरूर एक बार ट्राई करूंगा। अदरवाइज स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज के लिए मैं जरूर जाऊंगा एक बार आगे। बिल्कुल। तो सर, आप लास्ट में स्टूडेंट्स को, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, कि किस तरीके से तैयारी करें जिससे भी आगे चल करके वो भी कोई ना कोई एक गवर्नमेंट जॉब को पा सकें। मेरी तरफ से मैं सिर्फ एक बात ये शेयर करना चाहूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं, या सिर्फ सिर्फ किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं। आप अपना गोल डिसाइड करिए, आपको जिस भी फील्ड में जाना है, जी। और उस फील्ड के लिए आपको, उस फील्ड में जाने के लिए जो जो चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपको वो देनी पड़ती बिल्कुल है। और लास्ट में पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेक्शन ये 1 महीने का, 2 महीने का, या 1 साल का प्रोसेस नहीं होता है। बिल्कुल। एटलीस्ट ऐसे 2 ढाई साल लग जाते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो एक बार फेल होते हैं, दो बार तो अपने फेलियर से काफी डिप्रेस हो जाते हैं, फिर या तो वो तैयारी छोड़ देते हैं या तो फिर कोई और स्टेप ले लेते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि अपने फेलियर में कहीं ना कहीं वो लोग क्या चीज को फाइंड आउट करें जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे जरूरी ये होता है कि मुझे लगता है कि जब आप तैयारी करते हैं और आप बहुत ईमानदारी से तैयारी करते हैं, तो समहाउ आपको कहीं ना कहीं डीप इनसाइड पता चल जाता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं तो मेरा नाम आ जाएगा, इतना तो एटलीस्ट आपके मन में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये यही सच्चाई होती है एक्चुअली। हर बंदे को कहीं ना कहीं पता होता है कि यार मेरा सिलेक्शन हो सकता है, या मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इन चीजों को आपको अपने आप से कभी छुपाना नहीं है। पहले तो ये देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और अगर आपको ये लग जाता है जिस दिन कि हाँ यार मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मॉक टेस्ट से अंदाजा लग जाता है, टेस्ट सीरीज देने से अंदाजा लग जाता है कि मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ। बिल्कुल अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर आप अच्छी रैंक ला रहे हैं, तो फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए उसी तरह, और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस लेवल या आपकी गेजिंग जो आप कर रहे हैं वो सही से नहीं है, क्योंकि आप उसको सबसे अच्छा जज कर सकते हैं, तो आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की जरूरत है। और नीड ऑफ द आवर यही है कि आपको औरों से ज्यादा पढ़ना है, औरों से ज्यादा जानना है, तभी आपका सिलेक्शन अच्छी जगह हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो एक्सपीरियंसेस है, जो आपने शेयर किए, और जो भी स्ट्रेटजीज आपने शेयर की, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, आपको देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उम्मीद करते हैं कि वो उन स्ट्रेटजीज को, उन एक्सपीरियंसेस को फॉलो करेंगे और आगे कोई ना कोई एग्जाम जरूर क्वालिफाई करेंगे। और फिर से एक बार मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ दैट यू हैव क्वालिफाइड यूपीपीएससी एग्जामिनेशन।
और हमारे वाई सिटी टाइम्स को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आकाश जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।